हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होगे और मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड कर ही रहा हूं, जो कि अभी हाल फिलहाल में 2022 में पूछे गए जो एग्ज़ाम थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे बेस्ड। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का सेशन डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा असिस्टेंट ग्रेड 2 26 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके जो पहले 20 क्वेश्चन थे हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं। अब एक जो बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन थे उसमें आज डिस्कस करेंगे और आज देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स की कहां से कहां तक पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि ये जो बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन थे इसमें करंट अफेयर्स पूछी गई थी और इससे एक अनुमान हो जाएगा हमारा कि कितने टाइम पहले तक की हमें करंट अफेयर्स करके जानी है। जो आगे अब एग्जाम होंगे हमारे आगे आने वाले दिनों में, पीआरटी का होगा, एलडीसी का होगा, तो आप लोग इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से देखना और जो भी आपके साथी हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इतने इतने तरीके टाइम तक की पीछे जो करंट अफेयर्स है वो पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझेंगे। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई DSSB LDC 44/20 यानी कि हमारा जो JSA है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आप लोगों को कोड यूज़ करना है सिलेक्शन 15 अगर आप लोग उसे 84 रुपीज़ में चाहते हैं तो। और वो आप लोगों को मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पे। ज़्यादा डिटेल के लिए क्या तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें और इसकी और ज़्यादा बात हम वीडियो के एंड में जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आप लोगों को पता है कि पिछले साल यानी कि 2021 में भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 यानी कि इस साल भी होना है और उसके बाद फिर 2024 में होगा। तो अभी अगर बात करें कि 2021 में कहां पे हुआ था, 2021 में होस्ट किसने करा था? होस्ट कंट्री थी इंडिया। 2021 में होस्ट कंट्री थी इंडिया, बट हुआ नहीं था। हुए कहां थे? यूएई में। यानी कि वेन्यू कहां था? यूएई में था वेन्यू, बट होस्ट कंट्री कौन सी मानी जाएगी? इंडिया मानी जाएगी होस्ट नेशन। ठीक है। 2022 की अगर बात करें तो इस साल कहां होने वाले हैं? आप लोगों ने ऐड देखना शुरू कर दिया होगा क्योंकि ऐड आने लग गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद अगर 2024 की भी बात करेंगे, क्योंकि आपको जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उससे एक साल पुराना यानी कि पहले वाला जो एडिशन था, प्रेजेंट एडिशन और उससे नेक्स्ट एडिशन, ये सब पता होने चाहिए कि कहां पे होंगे, लास्ट टाइम कौन जीता था, सेकंड कौन रहा था, प्लेऑफ में कौन गया था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे चल के एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसी तरीके की बातें पूछी गई थी। 2024 में कौन और कहां पे होस्ट होगा? ये होगा यूएस में। यस, आपने सही सुना, यूएसए यानी कि अमेरिका में, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में, ये दोनों नेशन जो है मिलके इसकी होस्टिंग करेंगी। और यूएसए और वेस्ट इंडीज, यूएसए में पहली बार ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा कमेंट करके, तो एक बार तुरंत मत करना। पहला क्वेश्चन आप नोट कर लो कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या कमेंट करके बताना है कि 2021 का विनर कौन था। 2021 मेंस T20 वर्ल्ड कप का विनर और लूजर यानी कि जो फाइनल हारा था वो कौन था। फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमों के नाम आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मौर्यन रूलर। आप लोगों को पता है मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पे ही। अगर देखा जाए तो एक तरीके से भारत, जो उस टाइम का भारत था, बहुत विशाल था। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े और काफी रहे, बट मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो बहुत विशाल साम्राज्य था। और वो शुरुआत कहां से हुई थी? मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त यहाँ के यानी कि चंद्रगुप्त जो थे वो पहले शासक थे और उनके शासनकाल में चाणक्य कौन थे? चाणक्य इनके एडवाइजर थे। ठीक है, कौन थे? एडवाइजर थे, पॉलिटिकल एडवाइजर, या फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इनके एडवाइजर थे। तो यहां पे पहला जो चाणक्य है वो रूलर तो नहीं थे भाई, वो शासक नहीं थे मौर्यन काल के, तो पहले तो हमारे शासक नहीं थे। ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बेटे कौन है? चंद्रगुप्त के बेटे कौन है? चंद्रगुप्त के बेटे हुए बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। और ये भी मौर्य साम्राज्य, क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही मौर्य काल शुरुआत करा, तो यहां पे बिंदुसार उनके बेटे थे, तो मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। बिंदुसार यहां पे मौर्यन रूलर थे। और बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोका। बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोका। अशोका को कौन नहीं जानता? अशोका द ग्रेट, अशोक सम्राट,
इन्होंने बहुत विस्तार करा मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार करा, और एक लड़ाई में इनको फिर पता चला कि भाई कितनी मृत्यु होती है, किस तरीके से होते हैं। पहले इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी शासन पाने के लिए, उसके बाद वो शासन पाने के बाद उस लड़ाई में जब वो मृत्यु देखी तो इन्होंने फिर उस मोह से त्यागने की जो इच्छा जगाई। ठीक है, तो उस पर डिटेल में बाद में चलेंगे किसी क्वेश्चन में, बट अभी इतना जानना जरूरी था कि स्टार्टिंग चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोका। तो यहाँ पे अशोका तो मौर्यन रूलर है और बिंदुसार भी मौर्यन रूलर है। तो कौन कौन से इसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड मौर्यन रूलर है, यानी कि मौर्य शासक कौन है, 2 अशोका और बिंदुसार। चाणक्य भी मौर्य काल के वंश के टाइम के ही, बट ये एडवाइजर थे, रूलर नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन नेम्ड एज पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। यानी कि पीसीए क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पीसीए आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ये कहां की एसोसिएशन है, ये है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। और इंग्लैंड और वेल्स के जो क्रिकेटर हैं, जो प्रेजेंट और पास्ट यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो एट प्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहां की, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेटर्स की। इंग्लैंड और वेल्स के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पीसीए। उन्होंने 2021 का बेस्ट प्लेयर किसे चुना था, उन्होंने चुना था जो रूट को। उन्होंने किसको चुना था, जो रूट को चुना था, जो कि उनके टेस्ट प्लेयर हैं और कैप्टन भी हैं। तो यहाँ पे 2021 यानी कि ये कब का करंट अफेयर आता है, ये आ जाता है आपका सितंबर को, क्योंकि सितंबर 2021 में ये न्यूज आई थी। तो सितंबर 2021 का करंट अफेयर अगर देखें तो फेब का महीने में, फेब के एंड में हुआ, जनवरी फरवरी 2 महीने ये, उसके बाद दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, सितंबर, यानी कि 3 वो 4 6 लगभग 6 महीने तक के हमारे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इससे भी पुराना कोई करंट अफेयर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऊर्जागिरी कैंपेन टू स्टॉप पावर थेफ्ट। किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने की ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो स्टेट लेवल पे, अलग अलग स्टेट लेवल पे, जो ये सिर्फ दिल्ली का नहीं पूछा जाएगा, नेशनल की करंट अफेयर्स है, तो अलग अलग स्टेट लेवल पे कोई परियोजना चालू होती है तो उस पर भी करंट अफेयर बनता है। तो यहाँ पे जो ये ऊर्जागिरी कैंपेन है, ये ऊर्जागिरी कैंपेन एक वेलफेयर कैंपेन के साथ साथ एक अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा है। बेसिकली वेलफेयर तो क्या है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा है कि लोगों को बताना है कि हमें कैसे पावर जो है यानी कि बिजली है उसका यूज कम से कम करना है और चोरी नहीं करनी है, चोरी से बचाना है। जितनी ज्यादा चोरी होती है उतना ही जो हमारे जो लोग हैं जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस अभियान को चलाया ऊर्जागिरी किस जगह पे, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, अब उस बात को भूल जाइए, क्योंकि आज देखिए हमारी 8 मार्च है, 10 मार्च के बाद इलेक्शन अभी के रिजल्ट आएंगे। तो उत्तराखंड में अभी तक कौन सीएम था उसको भूलिए, जो नेक्स्ट सीएम बनेगा उस पर ध्यान देंगे हम। तो जो भी नेक्स्ट सीएम होगा उसको याद करेंगे। वैसे उस टाइम पे कौन था, पुष्कर सिंह धामी अभी प्रेजेंट सीएम थे, उससे थोड़े दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। अभी अगर आप गूगल भी करोगे तो गूगल भी कंफ्यूज है कि उत्तराखंड का सीएम कौन है। तो फिलहाल अभी वहां पे पुष्कर सिंह धामी, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ही पार्टी के थे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद बदले गए। अभी 10 मार्च के बाद पता चलेगा नेक्स्ट कौन बना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरपोल। देखिए बचपन से सुनते आए हैं इंटरपोल की सूचना के हिसाब से, इंटरपोल ने इसे रेड नोटिस दे दिया है, डॉन को पकड़ने के लिए इंटरपोल की पुलिस लगी हुई है। तो ये इंटरपोल है क्या, इंटरपोल असलियत में है, फिल्मों में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिल्मों वाली चीज असलियत में नहीं होती, असलियत में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। और इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटरपोल है। ठीक है, इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स है, अलग अलग देशों में जो क्रिमिनल्स हैं उन पे ये नजर रखती है, उनको पकड़ती है, उनके खिलाफ रेड नोटिस वगैरह जारी करती है। तो ये इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे पहला तो ये तो क्लियर, मतलब दूसरी जो स्टेटमेंट है इंटर गवर्नमेंटल, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटर गवर्नमेंटल
अंतरराष्ट्रीय सरकारों की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्स्ट इट्स हेडक्वार्टर इज लियोन, फ्रांस में, ये भी करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। बट इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी, वो भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फाउंड कब करा गया था। ये फाउंड करा गया था सितंबर 1923 में, 1923 में इसे फाउंड करा गया था। आई गेस इसे वियना में फाउंड करा गया था, ठीक है, तो वहां पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में इसको शिफ्ट करा गया, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो फाउंडेड एट सितंबर 1923, लियोन फ्रांस में इसका क्या हेडक्वार्टर है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन कि इंटरपोल के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। हिंट दे देता हूं, अल रसीही यहाँ पे उनका नाम एंड होता है, स्टार्टिंग का नाम जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोनों ही यानी कि बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। यहां पे ध्यान से देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेटमेंट दे दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट पिछले साल 2021 से चला आ रहा है और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पे 2 आर्टिकल दे दिए, 124 और 125। 124 जो कहता है वो यही कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 124 के हिसाब से, आर्टिकल अनुच्छेद 124 के हिसाब से हमारे भारत के संविधान को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है वो लागू होना चाहिए, यानी कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 124 कहता है। और 125 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी, या फिर बाकी के जो जज हैं, हमारे हाई कोर्ट के जो जज हैं या फिर बाकी के जो जज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 125 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सैलरीज ऑफ जज, ठीक है, ये सैलरी ऑफ जज। यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। एक तो क्या होता है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। एक तो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हायर मोस्ट जज जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं, और उनके साथ और कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। डीप नॉलेज सभी की जरूरत है। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इज करेक्ट। पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये पांडुलिपि का क्वेश्चन 2021 में टीजीटी के एग्जाम में या फिर पीजीटी के एग्जाम में, दोनों में से एक में आया हुआ है, और मैंने ही जो सॉल्यूशन करवाए थे उसके एग्जाम जो क्वेश्चन लिए थे उसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देयर वर यूजुअली रिटन इन पाम लीव्स, आप लोगों को पता है कि पत्तों पे लिखे जाते थे पुराने जमाने में, तो ये करेक्ट है। और यही सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दीज बुक्स डील विद सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस। पुराने जमाने में यही होता था, जो धार्मिक जो चीजें हैं उनके बारे में लिखना, या फिर जो हमारा जो धर्म के हिसाब से जो चीजें हैं किस तरीके से हमें उसका पालन करना चाहिए, ये सब चीजें लिखी जाती थी। और किस पे, पाम की पत्तियों पे लिखी जाती थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी यहाँ पे गलत बात नहीं है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी कब वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले DSSS भी पूछ चुका है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। घुमा के क्वेश्चन था बट यही क्वेश्चन था। वो आए थे 1915 में। साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने देश भर का भ्रमण करा और अलग अलग जगह जाके उन्होंने वहां के लोगों की बातें समझी। कुछ जगह ऐसी थी जहां पे उत्पीड़न हो रहा था हमारे यहाँ पे किसानों का, मजदूरों का, तो उनके समर्थन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू करी थी। तो यहाँ पे 1915 के बाद से सत्याग्रह, जो एक बापू हमारे देश के निकल के आए, वो महात्मा गांधी 1915 में वापस आए थे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वें शेड्यूल में भाई क्या लिखी हुई है, 8वें शेड्यूल में लिखी हुई हैं भाषाएं, लैंग्वेजेस, ठीक है, जो हमारी भाषाएं हैं। और ये कितनी भाषाएं जो सूचित करी गई हैं 8वें शेड्यूल में, ये करी गई हैं 22।
इन 22 भाषाओं में क्या हिंदी और उर्दू आती है? जी हाँ, दोनों आती है, बिल्कुल आती है। ये सारी भाषाएं हैं। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। ये 22 भाषाएं हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं जिसमें से हिंदी भी है और उर्दू भी है। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो गया? बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आपको किसी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि पंजाबी और डोगरी यहां पे क्या हमारे 8वें शेड्यूल में है? तो आप बोलोगे हाँ जी है। इन 22 में से कोई भी नाम ले दिया जाएगा तो आपको बोलना होगा हाँ है। और या फिर आपसे यह पूछा जाए कि किस शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है कि 8वें शेड्यूल में लिखा हुआ है संविधान के। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन 2021 कॉनकाकेफ, यानी कि बहुत अजीब सा इसका शॉर्ट नेम बन रहा है, कॉनकाकेफ गोल्ड कप, यानी कि इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूं, कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन गोल्ड कप। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन एसोसिएशन कॉनकाकेफ, ये इसका नाम बनता है। तो ये मेंस फुटबॉल एक टूर्नामेंट है जो कि नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन नेशंस जो हैं उनके बीच में आयोजित करवाया जाता है। यहाँ पे विजेता कौन थे 2021 के? तो ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने किसको हराया? मेहिको, यानी कि मैक्सिको को हराया इन्होंने, और फाइनल में मैक्सिको को हराया। और अमेरिका का ये 7th टाइटल था, 7वीं बार इन्होंने जीता था, 7th टाइटल था। तो आप लोग देखिए कि करंट अफेयर्स की मात्रा जो सेकंड जो हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पैक्स इंडिका? पैक्स इंडिका यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, ये 2012 की बुक है, शायद ये पुरानी बुक है, 2012 की बुक है। तो ये लिखी थी भाई शशि थरूर ने, 2012 या फिर 14 की बुक है, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये शशि थरूर ने लिखी थी। और इन शशि थरूर ने इंडिया एंड वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, इस पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है? इंडिया एंड वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत और विश्व किस तरीके से हैं, उसमें ये बुक में पूरा लिखा हुआ है, पैक्स इंडिका। और ये लेखक है शशि थरूर। कोई ये एट प्रेजेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन यानी कि ऑथर्स एंड बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। स्टार्टिंग में बोला था सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, ये पूछा था। एक जज कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कौन है वो? है NV रमन्ना। कौन है वो? NV रमन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता वैसे भी ऑलरेडी होना चाहिए था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो 4A जो संबंधित है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से है। किससे है? फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो ऑप्शन नंबर डी। ड्यूटीज क्या होती है भाई? देखो, फंडामेंटल राइट की तो हर कोई बात कर देता है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा राइट है, राइट टू वियर, राइट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, राइट टू प्रोपेगेट माय रिलीजन, राइट टू ईट, राइट टू वियर एनीथिंग, ये सब हम बोल देते हैं कि ये मेरा हक है। ठीक है, ये राइट है। फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है कि पढ़ाई लिखाई ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो फंडामेंटल राइट की बात करते करते सब अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज एक एडवाइजरी होती है एक तरीके से कि भाई ये सभी लोगों को फॉलो करनी है। और अपने देश में कोई एडवाइजरी तो फॉलो करता नहीं है। जैसे कि अभी देखी जाए तो दूसरे देश में फंसे हुए जो स्टूडेंट हैं उनके भी काफ़ी सारी एडवाइजरीज जारी करी थी, बट एडवाइजरीज इग्नोर होती हैं। यहाँ पे भी फंडामेंटल एडवाइजरीज जो एक तरीके से कहें कि ये आप लोगों को फॉलो करनी है, इस तरीके से आप लोगों को देखना चाहिए, तो वो बात है, वो कहाँ लिखी हुई है? वो करी हुई है भाग 4A में। वो कहाँ लिखी हुई है? भाग 4A यानी कि पार्ट 4A में। और पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये कहाँ लिखा हुआ है? पार्ट 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं पार्ट 3 में लिखे हुए हैं।
पार्ट 3 में लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 5 में यानी कि पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है, द यूनियन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अपना देश जो यूनियन है उसके बारे में बात करी गई है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लिखे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि स्टेट किस तरीके से अपना काम करेगी और अलग अलग जो पॉलिसीज निकालेगी वो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखते हुए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के जो नागरिक हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है अपने देश के लिए, वो ड्यूटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी कुछ इन्फोर्स नहीं करी गई होती, फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी कोई इन्फोर्स नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स की सबको जरूरत है, ड्यूटीज फॉलो करना भी हमारा एक तरीके से राइट होना चाहिए और एक तरीके से मैंडेटरी होना चाहिए ड्यूटीज फॉलो करना भी। ठीक है, तो अभी तो याद करना आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि पार्ट 4A में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी कब लागू करी जा सकती है, किस तरीके से लागू करी जा सकती है, कौन लागू करता है, किस काल में, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि इमरजेंसी लागू करनी पड़ती है। इमरजेंसी कब लागू हुई थी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वो कहां लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 352 में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये एक और मेजर आपका आर्टिकल याद रख लीजिए आप, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का क्या किस तरीके से विकास और विस्तार हो, वो 351 में। 352 में क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से इमरजेंसी के बारे में जो डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद, मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी, सर इन्होंने जो इनके उपाधि दी गई थी इसलिए बोला जाता है इनके नाम से पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिलने वाले भारत के यही थे। और आप लोगों को सर्च करना है, अगर नहीं पता है या फिर पता है तो कमेंट करके बताना है कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नंबर ऑफ इंडियंस। ठीक है, उसमें से 2 कैटेगरी आ जाएंगी, एक इंडिया में रहने वाले यानी कि जो बिल्कुल एक्चुअल इंडियन है, एक जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और बाहर रहते हैं वो यानी कि एनआरआईज वगैरह, तो इंडियन ओरिजिन जिन्हें कहा जाता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। बट टोटल आपको नंबर बताने कि कितने भारतीयों को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया टेस्ट फायर्ड न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल ऑन 18 दिसंबर 2021, 18 दिसंबर 2021, यानी कि यहाँ पे तो साफ डेट का भी पता चल गया, 18 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। ये हेडलाइन थी। तो ये जो मिसाइल का टेस्ट हुआ था वो थी अग्नि-P। अग्नि-P एक ब्लास्टिक मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने इस्टेब्लिश करी है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो टेस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो एक स्थित है, जो टेस्ट रेंज है, टेस्ट आइलैंड है, उसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड रखा गया है। वहां पे ये टेस्ट करा गया था और ये दूसरा परीक्षण था, यानी कि दूसरा टेस्ट था। और ये परमाणु न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। आज की दुनिया के हिसाब से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू, एक जो हमारी न्यू जनरेशन के हिसाब से जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये दूसरा टेस्ट था, पहला टेस्ट पहले हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट था और सक्सेसफुल टेस्ट था। डीआरडीओ ने ये सेल्फ डेवलप्ड ये जो मिसाइल थी उसका परीक्षण करा, बहुत सही रहा, सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट करेक्ट, क्रिकेट पीटर गेट, बैडमिंटन P गोपीचंद। जो पीटर गेट है ना, ये डेनिश बैडमिंटन प्लेयर है, ये डेनिश बैडमिंटन प्लेयर है। और पुलेला गोपीचंद यानी कि P गोपीचंद कौन नहीं जानता, कोच, भारत के सबसे महानतम कोच अगर वो देखा जाए बैडमिंटन में, क्योंकि उनकी 2 शिष्याएं यानी कि PV सिंधु और साइना नेहवाल दोनों ओलंपिक मेडल विजेता हैं। और भी इनके जो प्लेयर्स हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स वो विजेता हैं। तो पुलेला गोपीचंद तो बैडमिंटन के सुपरस्टार कोच हैं। उनके साथ ये पीटर गेट, ये भी डेनिश बैडमिंटन प्लेयर हैं, क्रिकेट के नहीं है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ओनली वन, पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट 2018 कॉमनवेल्थ। अब यार आप लोग खुद बताओ, मैं जब पहली बार मैंने आपको ये बताना शुरू करा था कि भाई इस तरीके से तैयारी करो, तो एक चीज बताई थी, कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी आपका क्या हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, आप लोगों को क्या करना है, उसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ है तो कब कब हुआ है, इंडिया जब होस्ट हुआ है, तो इंडिया जब होस्ट हुआ है तो वो कब कब होस्ट करा है, उसके बाद लास्ट यानी कि प्रीवियस एडिशन, प्रेजेंट एडिशन, किसी भी टूर्नामेंट का प्रेजेंट एडिशन, यानी कि अगर बात करेंगे तो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इस साल यानी कि 2022 में होने हैं, वो कहाँ पे होंगे, और नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि सबकी पता चल जाती है नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा। और प्रीवियस एडिशन की जब बात करनी है तो उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर उसके विनर कौन है, अगर क्रिकेट फुटबॉल की बात करेंगे तो फाइनल कौन जीता था वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 2018, अब ये नहीं बोल सकते कि 2018 का ये करंट अफेयर है, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 हुए कहाँ थे, मेडल कितने आए, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट कहाँ होना है उसके बारे में बताता हूँ, और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 अब कहाँ होंगे, 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे, ये बर्मिंघम में होंगे, ठीक है, इंग्लैंड में। और 2018 के कहाँ पे हुए थे, 18 के हुए थे गोल्ड कोस्ट, 18 के हुए थे गोल्ड कोस्ट में, और कहाँ पे, ये गोल्ड कोस्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की परफॉर्मेंस थी 66 टोटल मेडल जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड, 20 ब्रॉन्ज और 20 सिल्वर थे। ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज, यानी कि 20 ब्रॉन्ज, 20 सिल्वर और 26 गोल्ड। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इंडिया का। यहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता, और इस साल 2022 में कॉमनवेल्थ भी हैं, एशियन गेम्स भी हैं और बहुत सारे गेम्स हैं, तो सभी का ख्याल रखना आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रेसिपेंट्स ऑफ पद्म भूषण अवार्ड 2022 से लेके पद्म भूषण अवार्ड, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही पद्म भूषण यानी कि पद्म अवार्ड दिए जाते हैं 26 जनवरी के आसपास। तो पद्म अवार्ड्स, तो यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये 3 तरीके के अवार्ड होते हैं। तो पद्म भूषण सेकंड हाईएस्ट होता है, सबसे वैसे तो सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो जो प्रभा अत्री हैं, ये प्रभा अत्रे, ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। इनको 2022 में पद्मा अवार्ड मिला है, और ये जो 2022 में पद्मा अवार्ड मिला है वो है पद्म विभूषण। क्या अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिल चुका है, 2002 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, और 1990 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1990 में। 2002 में पद्म भूषण मिला था, और 2022 में इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो ये यहाँ पे इनको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, इनको पद्म भूषण नहीं मिला 2022 में, इनको क्योंकि विभूषण मिला है, क्योंकि इनको पहले मिल चुका है पद्म भूषण। गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, राशिद खान, इन सबको इस साल पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। और ये थे 19 क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। प्ले ऑफ का मतलब होता है टॉप 4 टीमें, ठीक है, टॉप 4 टीमें। तो 4 सबसे ऊपर की टीम कौन कौन सी थी, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स और सबकी फेवरेट CSK, ठीक है, सबकी फेवरेट CSK। आप में से किसी की कोई हो सकती है, यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल फेवरेट नहीं। तो मुंबई इंडियंस यहाँ पे नहीं जा पाई थी इस साल के प्लेऑफ में, IPL 2021 में। और अभी थोड़े दिनों में 2022 के भी IPL आ जाने वाले हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए होगा, बट आप लोगों का एग्जाम तो उससे खत्म होने से पहले हो जाएंगे। तो आप लोगों को 2021 में जो IPL हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर करे, सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और विनर कौन था, तो आप लोग कमेंट करके आखिरी क्वेश्चन का विनर कौन था, 2021 IPL का विनर कौन था, ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ पे मार्क भी एक अलग तरीके से हो चुका है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि विनर कौन था। तो ये थे भाई 20 क्वेश्चन आज के, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी बातें।
ये माइंडसेट एक क्लियर हुआ होगा कि भाई किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, कितने पीछे तक जाना है करंट अफेयर्स में। अगर इसी को एक स्पेसिमेन मान के चलें तो हमें 6-7 महीने का ज़्यादा, उससे ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा पीछे जाते हैं तो फिर वो हमारी किस्मत होती है, क्योंकि कई बार देखा गया DSSS भी और थोड़ा पीछे भी चला जाता है। अगर अपने पास टाइम है तो 2021 स्टार्टिंग से कर लेना, टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप लोग 6 महीने तो कम से कम करना ही करंट अफेयर्स। बाकी जो क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी अपना हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी तरीके का आपका एग्जाम आएगा। 101% इसी तरीके का आएगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, पार्ट, पॉलिटी में ये करनी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो इसी तरीके से चैनलाइज करोगे आप लोग, और अच्छे ढंग से प्रिपेयर करोगे। और जितने साथी हमारे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जिनको 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 फुल मॉक टेस्ट हैं, 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे वो भी एज अ मॉक टेस्ट के रूप में डाल दिए हैं। और इन सब के साथ साथ मैंने आप लोगों को 5 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 80 से भी ज़्यादा, एक पूरा टोटल जो क्वान्टिटी तो 80 से भी ज़्यादा हो जाएगी। हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, ये भी चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और तो ये सभी आप लोगों को 84 रुपीज़ में मिलेगा अगर कोड यूज़ करेंगे सिलेक्शन 15 का। और आप लोगों को वेबसाइट पर जाना है www.plus-edu.com पर। इस वेबसाइट पे जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो फ्री मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी प्रिपरेशन चेक करिए। उसके बाद लगता है कि भाई हाँ, ये मॉक टेस्ट देके मेरे को हेल्प मिलेगी अपने प्रैक्टिस में, टाइम मैनेजमेंट में, तो जरूर बाय करें, नहीं तो फ्री मॉक टेस्ट करें, अपनी पढ़ाई करें और एंजॉय करें। चलिए, आप लोगों से मुलाकात अगले फिर किसी वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे और यूं ही अपनी पढ़ाई को जारी करते रहे और एग्जाम फोड़ के आए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।